नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला दिन है, इसलिए हम एक्सेल के कुछ बेसिक सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल क्या होता है। यहाँ पर आप माउस से कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा ब्रैकेट हाईलाइट हो जाएगा। असल में ये ब्रैकेट ही सेल होता है और ये सेल मिलकर बनता है रो और कॉलम से। आपको जो ऊपर ए बी सी डी जो दिखाई दे रहे हैं ये कॉलम होते हैं और साइड में आपको 1 2 3 4 जो दिखाई दे रहे हैं ये रो होती हैं। और ये रो और कॉलम जहाँ पर मिलते हैं वो वहाँ एक सेल बन जाता है। अब इस समय मैंने कहीं भी क्लिक किया तो उस सेल के मिलने की जगह हाईलाइट हो जाती हैं दोनों साइड से। आप देखिए ऊपर डी हाईलाइट है और ये साइड में 8 हाईलाइट है। कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के लिए आप कीबोर्ड का यूज़ कीजिए और अगले सेल में जाने के लिए आप एंटर का यूज़ कीजिए। इस सेल को कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है। सेल पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, कट कॉपी पेस्ट कोई भी ऑप्शन चूज़ कीजिए। जब आप कट कॉपी पेस्ट कोई भी कमांड यूज़ करेंगे तो ये सेल ब्लिंक करने लग जाएगा, यानी इस पर कमांड अप्लाई हो चुकी है। और कहीं भी दूसरे सेल में जाके आप फिर वही कमांड यूज़ कीजिए। जैसे हमने यहाँ से कट किया था तो इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया, देखिए वो फिर से ब्लिंक होने लग गया और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया सेल में कट कॉपी पेस्ट करना। अब सेल को सेलेक्ट भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हम वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करते थे, बस वहाँ टेक्स्ट करते थे, यहाँ हमें सेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए माउस से आप कहीं भी क्लिक कीजिए और उसे सेलेक्ट करते जाइए। ठीक है, और इसमें टाइप करना बहुत आसान है। बस आप नंबर अगर आपको टाइप करना है, इसमें ज़्यादातर नंबर ही हमको टाइप करने होते हैं, टेक्स्ट से हमें कम वास्ता पड़ता है। और एक्सेल जो है पूरी तरीके से जितने भी फार्मूले हैं, जितना भी सब कुछ है, ज़्यादातर नंबर बेस्ड ही हैं। टेक्स्ट के फार्मूले बहुत कम होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है नंबर बड़े आराम से टाइप कर सकते हैं। आप टैब का यूज़ कर सकते हैं, आप एंटर का यूज़ कर सकते हैं, आप कीबोर्ड की एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं ऊपर या नीचे जाने के लिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पे फार्मूला बार में दिखाई देगा। इसमें आप सेल में जो कुछ भी टाइप करेंगे वो आपको साथ के साथ ऊपर फार्मूला बार में भी दिखाई देता जाएगा और सेल का नाम आपको ये नेम बॉक्स में दिखाई देता जाएगा। ये जो हम जिस भी सेल में हम काम करते हैं वो सेल एक्टिव सेल कहलाता है, यानी आप जिस भी सेल को सिलेक्ट करके काम करेंगे वो सेल आपका एक्टिव सेल होगा। इसी और कट कॉपी पेस्ट करने पर भी वही सेल एक्टिव रहता है जो आप जिसमें आप काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपको एक सामने पूरी एक शीट दिखाई दे रही है, इसको हम वर्कबुक बोलते हैं या स्प्रेड शीट भी बोलते हैं। इस शीट को आप यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, ये सारी शीटें दे रखी हैं। जब आप एक्सेल को खोलते हैं या एक्सेल में नई फाइल बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 शीटें मिलती हैं। लेकिन अगर ये कम पड़ती हैं तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें और भी शीटें जोड़ सकते हैं। या तो यहाँ नीचे आइकन पर आप क्लिक कर दीजिए या आप शिफ्ट के साथ F11 दबा दीजिए, तो आपकी वर्कबुक में और भी शीट जुड़ती चली जाएगी। ये देखिए यहाँ पर अभी पीछे जुड़ी है कुछ शीटें, आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आगे भी शीटें जुड़ती चली जाएंगी। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारी पहली क्लास थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक्सेल के सेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसमें हम टेक्स्ट और नंबर दोनों चीज़ टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट मैंने यहाँ टाइप किया है राम और नंबर मैंने टाइप किया है 1 2 3। एक्सेल के सेल में एक विशेषता होती है कि ये आपके लिखे हुए या टाइप किए हुए टेक्स्ट को पहचान लेता है कि आपने नंबर लिखा है या टेक्स्ट लिखा है। आप दोनों चीज़ों में अंतर देख रहे होंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा लेफ़्ट साइड पर है और नंबर हमारे राइट साइड में है। आगे भी इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट तो टेक्स्ट है ही, लेकिन नंबर में कई सारी अलग चीज़ें होती हैं। नंबर करेंसी भी हो सकती है, नंबर डेट भी हो सकता है, नंबर टाइम भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सेल में अलग अलग डिफ़ाइन करते हैं और उसी के आधार पर हम फार्मूलों को यूज़ भी करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये नंबर के लिए एक अलग बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर आप अपने टाइप किए हुए नंबर को अलग अलग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने जो टाइप किया है वो आखिर है क्या। आप एक्सेल को कैसे बताएंगे कि ये एक डेट है या ये मैंने यहाँ पे करेंसी टाइप की है या मैंने यहाँ पर टाइम लिखा है। ये सारी चीज़ें एक्सेल को अलग अलग बतानी पड़ती हैं। तो ये है नंबर फॉर्मेटिंग।
आप यहाँ पर देखेंगे जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा जनरल, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में लगा ही रहता है, आप कुछ भी टाइप करेंगे वो उसको ऑटो जनरल फॉर्मेटिंग के हिसाब से ले लेगा। लेकिन जब आप इसको ख़ास तौर पे बताएंगे कि ये करेंसी है तो उसको करेंसी लेगा। आप बताएंगे कि ये डेट है तो ये डेट के तौर पे उसको लेगा। आप बताएंगे कि ये टाइम है तो ये टाइम के तौर पर उसको लेगा। अब यहाँ पे नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अगर आप किसी नंबर को ये बता देते हैं कि ये टेक्स्ट है तो एक्सेल उसको टेक्स्ट समझेगा, ना कि नंबर। आप देखेंगे मैंने जैसे ही इस सेल को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो ये लेफ़्ट साइड में चला गया। तो एक्सेल को ये बताना पड़ता है कि हम सेल में जो भी वैल्यू टाइप कर रहे हैं आखिर वो है क्या है। तो आप इस मेन्यू का यूज़ करके एक्सेल को ये बता सकते हैं कि आपने सेल में जो भी नंबर टाइप किया है या टेक्स्ट टाइप किया है वो आखिर है क्या है। वो नंबर है, करेंसी है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, या कोई आपने फंक्शन वहाँ पे यूज़ किया है। इसी के बेस्ड पर आगे आने वाले सारे फॉर्मूले काम करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स वगैरह दे रखे हैं। वर्ड में जब आप इन चीज़ों को यूज़ करते थे तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करते थे। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट एक सेल के अंदर हमने टाइप किया है, तो क्या हम यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे? ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करके ही पूरे के पूरे टेक्स्ट पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे राम का कलर रेड करना है तो मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने कलर चूज़ किया। आप देख रहे हैं कि वो रेड हो गया। इसी तरीके से मैंने 1 2 3 को बोल्ड करना है तो मैंने यहाँ पर बोल्ड कमांड को यूज़ किया, वो बोल्ड हो गया। या मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैंने फ़ॉन्ट मेन्यू में से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया और उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट साइज़ भी पूरे सेल पर ही अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जिस सेल की फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है तो हमने यहाँ पे जो है B4 सेल को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये इसके चारों तरफ ब्लिंक होने लगा है। अब हम और आप देखिए कि आपके कर्सर पर भी एक ब्रश बना हुआ आ रहा है। अब आप सीधे ले जाइए इस ब्रश को अपने B3 सेल पर और क्लिक कर दीजिए और ये देखिए इसकी जो कंप्लीट फॉर्मेटिंग है वो B3 सेल पर अप्लाई हो गई है। आप चाहे आपने इसमें बैकग्राउंड भी लिया होता, अभी हमने बैकग्राउंड भी करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे येलो बैकग्राउंड भी ले लिया है। अगर आप बैकग्राउंड के लिए भी फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ करेंगे तो वो ज्यों का त्यों वहाँ पे उसको पेस्ट कर देगा। इस तरीके से ये फॉर्मेट प्रिंटर बहुत काम का टूल होता है। आगे हम जितनी भी टेबल्स वगैरह बनाएंगे और भी चीज़ें बनाएंगे तो ये फॉर्मेट प्रिंटर हमारे बहुत काम आने वाला है। ज़्यादातर लोग क्रिएटिव होते हैं, अपने टेबल को बना के अच्छे तरीके से सजाते हैं और चीज़ें करते हैं, तो ये फॉर्मेट प्रिंटर आपके काफ़ी काम आने वाला है। आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पेस्ट करना यानी किसी सेल को एक जगह से दूसरा या तो उसकी कॉपी बनाना या फिर कट करके दूसरी जगह ले जाना। अब तक आपने यही सीखा है और हम वर्ड में भी अक्सर करके यही करते आए हैं कि हम कहीं से किसी सेल को कट या कॉपी करते हैं और दूसरी जगह ले जाने के लिए उसको पेस्ट करते हैं। लेकिन ये पेस्ट स्पेशल क्या है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, तो आइए जान लेते हैं। अभी यहाँ पर हमसे ये कहा जाता है कि ये जो पहली वाली टेबल है इसमें आप 5 जोड़ दीजिए या 5 घटा दीजिए या 5 का भाग दे दीजिए पूरी टेबल में। तो आप क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे। जैसे कि आप कैलकुलेटर ले लेंगे और एक एक करके जोड़ना शुरू करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, इसलिए आप बड़े आराम से इसको जोड़ के बता सकते हैं कि ये सब 15 हो जाएगा, ये सर 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। पर 5 लिख लीजिए, इसको कॉपी कीजिए। ये कमांड तभी खुलेगी जब आप कॉपी या पेस्ट कुछ भी यूज़ कर लेंगे। अब देखिए पहले नहीं थी, अब ये आ गई है। यहाँ से पेस्ट स्पेशल कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए कॉपी करने के बाद में। यहाँ से पेस्ट स्पेशल का यूज़ कीजिए। यहाँ पर है ऐड। अब मुझे इसमें 5 सभी में जोड़ना है। ये वाला जो सेल है वो मुझको इन सभी में जोड़ना है, तो मैंने यहाँ से ऐड को यूज़ किया और ओके। ये देखिए मैजिकली 5 डिजिट इन जो सारे और डिजिट नंबर्स लिखे हुए थे उन सभी में जुड़ गया। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसको घटा भी सकते हैं। इसको यहाँ से कॉपी कमांड अभी भी इस पे अप्लाई है, दोबारा जाइए, फिर पेस्ट स्पेशल कीजिए, सबट्रैक्ट यूज़ कीजिए यानी घटाना, ओके। ये देखिए 5 घट गया, या 5 के अलावा और कोई भी नंबर होता तो वो घट जाता।
अब देखते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करके। हमने ये सेल, अब इस सेल से हम चाहते हैं कि ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाए। ये देखिए कॉपी, इनको सेलेक्ट कीजिए जिनमें मल्टीप्लाई करना है, पेस्ट स्पेशल, मल्टीप्लाई। ये देखिए सभी कॉलम मल्टीप्लाई हो गए 2 से। इसी तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी तक ये कॉपी कमांड यहाँ पर लगी हुई है। आपको कॉपी ज़रूर करना होगा, जिस भी सेल को आप पेस्ट स्पेशल के लिए यूज़ करें उसे कॉपी ज़रूर करें। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिवाइड। इन चारों कॉलमों को हमने सेलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल, डिवाइड। ये देखिए 2 से अभी सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। हम उसी पोजीशन में आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। अब ये तो हो गया पेस्ट स्पेशल में ये सारी चीज़ें, जोड़ना, घटाना, भाग देना और गुणा करना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके कुछ और भी यूजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर इस सेल में जिसका नाम है C9, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है सम C5 to C8, यानी हमने C5 से लेके C8 के जो सारे सेल्स हैं, जो एक रेंज है, हमने इसको यहाँ पे सम किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये जो सम जो वैल्यू है हमारी 110 जो वैल्यू आ रही है वो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। अगर आप सिंपली इसको पेस्ट करेंगे कॉपी करके तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर नहीं आएगी, या सी आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे ये पेस्ट करना था 110, तो ये क्यों नहीं आया? ये इस वजह से नहीं आया क्योंकि अभी जो आपने साधारण तरीके से इसको कॉपी किया था तो उस समय जो कॉपी हुआ था वो फार्मूला कॉपी हुआ था। यहाँ पर आप देखिए E9 में फार्मूला कॉपी हुआ है C9 वाला, लेकिन हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी, तो इसके लिए हम इसको कॉपी तो कर लेंगे, लेकिन पेस्ट करते समय हम इसको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वैल्यू। अगर हमें फार्मूला चाहिए था तो हम फार्मूले पे टिक करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे वैल्यू। और ये देखिए जो इस सेल की वैल्यू थी वो इसमें आ गई, ना कि फार्मूला। तो फार्मूला जहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़े, जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े कि सेल्स के फार्मूला ना आए, केवल वैल्यू आए, तो वहाँ पर आप पेस्ट स्पेशल को यूज़ कीजिए। इसी तरीके से बात आती है फॉर्मेट की। फॉर्मेट में आप जानते ही हैं फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट साइज़ होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, फ़ॉन्ट कलर होता है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट में आती हैं कि उसका डिज़ाइन कैसा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाली जो फॉर्मेट है सेम इसके ऊपर पेस्ट हो जाए तो बस इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और फिर वही पेस्ट स्पेशल। ये कुछ फॉर्मेट प्रिंटर की तरह भी है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट्स। ये देखिए इसकी जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे पेस्ट हो गई। इसी तरीके से फार्मूला भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये फार्मूला लिया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल को यूज़ किया, फार्मूला, ओके। तो ये फार्मूला जो यहाँ पे लगा हुआ था वो सेम यहाँ पे आ गया। सेम नहीं आया एक्चुअल में, ये फार्मूला इन सेल्स के लिए लगा हुआ था, जो हमने पेस्ट किया वही फार्मूला आप इन सेल्स के लिए लग गया। तो आशा है आप पेस्ट स्पेशल का यूज़ सीख गए होंगे। इसके पहले 2 फंक्शन हम बता चुके थे, जो कि इसके ब्लैंक और ट्रांसपोज था, वो पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था। इस वीडियो में हमने इसको पेस्ट स्पेशल के ये 3-4 यूज़ और बताए हैं। आशा है ये आपके ज़रूर काम आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। वैसे तो हम एक्सेल की कई सारी बेसिक चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में हम और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि एक्सेल में रॉ और कॉलम तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ने पर किसी टेबल में रॉ और कॉलम को इंसर्ट करना पड़े, यानी कि एक लाइन और बीच में जोड़नी पड़े या किसी को हटाना पड़े, तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, हम जानते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रॉ और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं। अभी यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं और हमें कॉलम नंबर 3 और 4 के बीच में एक रॉ और इंसर्ट कराना है, या हिंदी और गणित के विषय जो हमने यहाँ पर बना रखे हैं इनके बीच में एक सब्जेक्ट के लिए एक कॉलम और बढ़ाना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम रॉ इंसर्ट कैसे करेंगे। आपको जिस भी रॉ के ऊपर, मानिए 4 के ऊपर एक रॉ इंसर्ट कराना है या 5 के ऊपर कराना है, तो हम 4 को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए मेरा एरो यहाँ पर जा रहा है, ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और माउस से राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इंसर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा,
आप सीधे सीधे यहाँ से इंसर्ट को दबा दीजिए, ठीक है। या एक ऑप्शन और भी है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और सेल इंसर्ट मेन्यू में जाइए। यहाँ पर आपको इंसर्ट रॉ का ऑप्शन दिखाई देगा, आप क्लिक कर दीजिए, ये इंसर्ट हो गई। अभी मानिए यहाँ पर मुझे 4 के ऊपर 3 रॉ और इंसर्ट करानी होती, तो मुझे क्या करना होता, तो मैं 4 के ऊपर 3 रॉ को सेलेक्ट करता, राइट क्लिक करता और इंसर्ट का बटन दबाता। सॉरी, ये गलत हो गया। 4 के नीचे मैं 3 रॉ को सेलेक्ट करता और इंसर्ट का बटन दबाता, तो 4 के ऊपर 3 रॉ और बढ़ जाती। इसी तरीके से कॉलम का है, आपको हिंदी और गणित के बीच में एक कॉलम इंसर्ट कराना है। आप गणित वाले कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, यानी डी को, उस पर राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट का बटन दबा दीजिए, ठीक है। अभी ऐसे ही इन दोनों के बीच में अगर मुझे 3 कॉलम और बढ़ाने होते तो मैं इस तरीके से 3 कॉलम सेलेक्ट करता और इसको इंसर्ट करा देता। यहाँ पे फिर हमने गलती कर दी, हमें 3 गणित से इस तरफ सेलेक्ट करने हैं और इंसर्ट दबाना है। ये देखिए 3 कॉलम और बढ़ गए, एक पहले था, ये 4 हो गए। अब हमने कुछ कॉलम ज़्यादा बढ़ा दिए और हमें ये कॉलम हटाने हैं, तो बस वापस उसी प्रक्रिया को दोहराइए। उन तीनों कॉलम को या चारों कॉलमों को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उसे डिलीट कर दीजिए। इसी तरीके से आप रॉ को भी डिलीट कर सकते हैं। तीनों रॉ को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ये तो हो गया रॉ और कॉलम इंसर्ट कराना और उनको डिलीट करना। अब बात आती है हाइड करने की। हाइड करना यानी छिपाना। अभी यहाँ पर मुझे ये सारे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक कॉलम या एक रॉ को छिपाना है, यानी मेरा डाटा तो वहाँ पर रहे, लेकिन जब मैं उसको प्रिंट निकालूँ या और कोई चीज़ टेबल को देखे तो वह रॉ केवल छिपी रहे, यानी दिखाई न दे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको। जैसे मुझे ये योग वाला, मैंने योग लगाया तो है, लेकिन मुझे प्रिंट आउट में योग लेना नहीं है, मुझे इंग्लिश तक के सारे नंबर लेने हैं और उसके बाद प्रतिशत लेना है। तो आप योग के कॉलम को छिपाना चाहते हैं तो सिर्फ उस पर एक क्लिक कीजिए, पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस क्लिक को करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसके ऊपर एक डाउन एरो बन जाएगा ब्लैक कलर का। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो ये शायद अच्छे तरीके से काम ना करे। इसको क्लिक कर दीजिए ऐसे और राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको हाइड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टिक कर देंगे तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा। ये देखिए F के बाद सीधे H आ रहा है, आपका G हाइड हो गया है। इसी तरीके से आप रॉ को भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 5 नंबर वाला, यानी मुझे हल्के नंबर नहीं देखने हैं, चाहे वो नाराज़ हो जाएं। तो इस 5 नंबर वाले कॉलम को रॉ को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और हाइड कर दीजिए। यहाँ पर अब 4 लोगों के नंबर हैं, हालांकि हमें जो टोटल मिल रहा है, जो योग मिल रहा है, वो 5 का है। अब हम चाहते हैं कि हमने जो रॉ और कॉलम हाइड किए हैं वो दोबारा वापस आ जाएं। तो बस उसके आजू बाजू वाले दोनों कॉलमों को सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए। मैंने F और H को क्यों लिया है, क्योंकि इन्हीं के बीच का एक कॉलम हमने हाइड किया था। तो F और H दोनों कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कॉलम अनहाइड हो गया। इसी तरीके से रॉ को हम सेलेक्ट करेंगे, 4 और 6 नंबर रॉ को भी हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम अनहाइड कर देंगे तो वापस नंबर जैसे थे वैसे आ गए। तो आप सीख गए होंगे कि रॉ और कॉलम को हाइड कैसे करते हैं। इसका यूज़ आपको बाद में पता चलेगा, हम बाद में जानेंगे कि हाइड कॉलम और रॉ को हम यूज़ कैसे ले सकते हैं, अपने प्रयोग में कैसे ले सकते हैं। अब बात आती है रॉ और कॉलम के साइज़ को बदलने की। साइज़ आपको मानिए इसको इस तरफ चौड़ा करना है या इस तरफ नीचे की तरफ इसको बड़ा करना है, तो आप कैसे करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जो साइज़ मिलता है वो आप देख रहे हैं इस समय, मैंने जो सेल सेलेक्ट किया है वो साइज़ आपको मिलता है, लेकिन आप अपने हिसाब से सेल के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, आप कॉलम के जो आपके कॉलम के दोनों नंबर लिखे हुए हैं उनके बीच में आप एक छोटी सी लाइन दिखाई देगी। जब इस लाइन पर आप अपना माउस का कर्सर ले जाएंगे तो ये 2 साइड तीर बन जाएंगे इस पर, बस यहीं इसको क्लिक कर लीजिए और आप कॉलम की विड्थ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मुझे और बड़ा कॉलम चाहिए, मैंने इसकी विड्थ को और बढ़ा दिया और छोटा कर दिया। इसी तरीके से आप रॉ की भी हाइट को बदल सकते हैं। रॉ की ये देखिए सेल, ये जो एक सिलेक्शन वाले सारे सेल हैं, एक लाइन के इस रॉ के जितने भी सेल हैं वो सभी
बदल जाएंगे, सभी की हाइट चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से कॉलम की भी विड्थ यानी कि लंबाई बदल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक साथ सभी का सेल्स की विड्थ को चेंज करें तो आप एक साथ सभी सेलों को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर एक किसी कॉलम के बीच में जाइए और वहाँ पर बदल दीजिए। देखिए एक साथ सभी कॉलम्स की विड्थ बदल जाएगी। इसी तरीके से आप रॉ की हाइट को बदलना चाहते हैं तो आप सभी रॉ को सेलेक्ट कर लीजिए और उसको किसी भी एक रॉ के बीच में जाके उसको पकड़ के खींचिए तो सभी रॉ की हाइट बदलने लग जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए, यानी कि आपने जो भी कंटेंट कॉलम्स में लिख रखा है ये उस कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक फिक्स हो जाए, तो आप सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ फॉर्मेट में ऑटो फिट टू रॉ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटो फिट रॉ हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ के ऑप्शन दिखाई देंगे। अब जैसे आपको रॉ की हाइट आपकी किसी सेल की अलग है, इस सेल की अलग है, इस सेल की अलग है, इस सेल की अलग है, और आपको ये सारे बराबर बराबर करने हैं, तो या तो ये तरीका है आप माउस से सेलेक्ट कीजिए और इनको बराबर कर लीजिए अपने हिसाब से, नहीं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कीजिए, इसमें सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और ऑटो फिट टू रॉ हाइट, तो ये अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें मैंने किसी सेल की अलग हाइट कर दी, किसी सेल की अलग कर दिया। अब इसको मुझे एक बराबर करना है और ऑटो फिट करना है, बस सेलेक्ट कर लीजिए, जाइए ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसको क्लिक कर दीजिए। ये आपके कंटेंट के हिसाब से, यानी आपने जो भी अंदर लिख रखा है उसके हिसाब से उसकी विड्थ को यानी लंबाई को बिल्कुल ठीक कर देगा। अब सेकंड नंबर एक और है, शीट को रीनेम करना। यहाँ पर हमने पहले बताया था काम करने के लिए आपको एक्सेल में 3 शीट्स मिलती हैं, इन पर बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, और अगर आप कोई और शीट भी इसमें इंसर्ट कराएंगे, जैसे यहाँ पे ये बटन दे रखा है, तो शीट 4 नाम उसका आएगा। यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रही, कुछ परेशानी है। अब इसको हमें रीनेम करना है, यानी हमें अपने हिसाब से शीट में हमने रिज़ल्ट तैयार किया है तो हमें शीट को रिज़ल्ट नाम देना चाहते हैं, तो बस इस पर डबल क्लिक कीजिए और रिज़ल्ट लिखकर एंटर कर दीजिए। तो इस शीट को आप इस तरीके से रीनेम करते हैं, या तो राइट क्लिक कीजिए और रीनेम के ऑप्शन पे चले जाइए। इस तरीके से आप इसमें शीट को रीनेम कर सकते हैं। अब ऑप्शन आता है शीट को डिलीट करना, यानी आप चाहते हैं मैं इस वर्कबुक में केवल एक ही यही रिज़ल्ट वाली शीट को रखूं, बाकी सारी शीटें जो फालतू हैं, खाली हैं, उनको हटा दूं, या फिर आपने कई सारी शीटों पर काम कर रखा है, आपको किसी फ्रेंड को वो फाइल भेजनी है, आप नहीं चाहते कि उस शीट के अलावा कोई और भी शीट आपके दोस्त के पास जाए, तो आप बाकी की शीट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये शीट मुझे किसी को नहीं भेजनी है तो मैं इस शीट को डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। अब एक और ऑप्शन है शीट को हाइड करना, जैसे हमने सेल हाइड किया था उसी तरीके से शीट हाइड होती है। शीट हाइड करने का भी यही मतलब है, अगर आपको किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं कि आपने शीट पे काम क्या किया है और वो सार्वजनिक फ़ाइल है, यानी कोई भी उस फाइल को खोल के देख सकता है, तो आप शीट को हाइड कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए और हाइड। लेकिन यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि केवल यहाँ पर एक ही शीट है जो कि देखने योग्य है, तो आप उसे हाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक वर्कशीट और इंसर्ट करा लीजिए। अब देखिए रिज़ल्ट वाली शीट हाइड हो जाएगी, हाइड। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही शीट दिखाई दे रही है और कोई शीट नहीं है। अब हमें वो शीट दोबारा चाहिए, हमें अगर देखनी है जो हमने शीट हाइड की है वो कौन सी शीट है, उसे वापस कैसे लाया जाएगा। बस किसी भी शीट पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ आपको अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप अनहाइड का बटन दबाएंगे तो आपको जितनी भी शीटें आपने हाइड कर रखी होंगी उन सब की एक लिस्ट मिल जाएगी, उनके नाम मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कौन सी शीट हाइड की थी, रिज़ल्ट वाली, तो उसको केवल एक ही शीट है यहाँ पे, उसे सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कीजिए। ये देखिए वो शीट वापस आ गई। इसके बाद एक ऑप्शन और है टैब कलर। टैब कलर से मतलब यही है शीट के अलग अलग कलर होना। मैं चाहता हूँ मेरे रिज़ल्ट वाली जितनी मैंने मानिए 10 रिज़ल्ट तैयार किए हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, और उनके अलग अलग मुझे पढ़ने की ज़रूरत ना हो, मैं केवल कलर देख के पहचान लूँ कि वो जो शीट है वो उस पर किस क्लास का
रिज़ल्ट मैंने बनाया था, तो मैंने ये जो रिज़ल्ट है मैं चाहता हूँ इसका शीट रेड कलर से दिखाई दे। अभी तो ये कुछ स्काई ब्लू है, तो यहाँ पे टैब कलर का ऑप्शन आएगा, इस पर राइट क्लिक कीजिए और मैं चाहता हूँ ये रेड कलर से दिखाई दे। यहाँ पर रेड कलर दे दीजिए। ये देखिए रिज़ल्ट की शीट का जो कलर है वो रेड हो गया। इसी तरीके से इस शीट का भी कलर आप अलग कर सकते हैं। इस पर मानिए आप किसी और क्लास का रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं तो उस क्लास को कलर कोड दे दीजिए। तो ये लाइट ब्लू कलर है, तो ये वाली जो रिज़ल्ट है वो रेड कलर पे है, और ये वाली जो शीट है वो आपने लाइट ब्लू कलर दे दिया। इस तरीके से आप अपनी शीट को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। आज हमने एक्सेल के कुछ और बेसिक्स सीखे हैं। इसके बाद हम आगे एक्सेल की कुछ और चीज़ें भी जानेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारी स्मार्ट क्लास से। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आज हम सीखेंगे एक्सेल में कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करते हैं। सेल फॉर्मेटिंग से मतलब होता है सेल का बैकग्राउंड और फॉन्ट कलर। यहाँ आप अपनी टेबल में से अगर कोई नंबर या कोई डिजिट छांटना चाहते हैं तो वो आप सेल फॉर्मेटिंग के ज़रिए सीधे सीधे छांट सकते हैं। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर आपके पास एक टेबल है और आपको इसमें से पता करना है कि इस टेबल में कितनी वैल्यू जो हैं वो 10 से छोटी हैं। तो क्या आप एक बार में देखकर उसको छांट सकते हैं? नहीं। हम सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके 1 सेकंड में ये पता लगा सकते हैं कि कितनी वैल्यू इस टेबल में 10 से छोटी हैं या किसी खास नंबर से बड़ी हैं, या कितनी वैल्यू इस टेबल में डुप्लीकेट है। इसके लिए इस टेबल को सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग मेन्यू में जाइए। यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स दिए गए होते हैं, जिसमें कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, इस टाइप के टूल्स दिए गए हैं। डुप्लीकेट वैल्यू के लिए भी ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेटर देन ऑप्शन कैसे काम करता है। आप ग्रेटर देन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कोई एक खास नंबर डाल दीजिए जिससे ऊपर की वैल्यू आपको छांटनी हो। मान लीजिए मुझे पता करना है कि मेरी टेबल में 100 नंबर से ऊपर के कितने वैल्यू हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 100 लिखा, तुरंत दो वैल्यू 101 और 102 छटकर मेरे सामने आ गई। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दो वैल्यू मेरे पास 100 से ऊपर की हैं। अगर आप चाहें तो इसका कलर, जो सेल फॉर्मेटिंग है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में रेड कलर है और फॉन्ट का कलर भी रेड है, डार्क रेड है। अगर आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, जैसे येलो फिल कर सकते हैं और डार्क येलो टेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया। इसी तरीके से आप ग्रीन फिल और डार्क ग्रीन वैल्यू भी दे सकते हैं। इसको ओके कर दीजिए। अब इतने एरिया में जितना हमने सिलेक्शन किया है, इतने एरिया में आप कोई भी वैल्यू अगर 100 से ऊपर की टाइप करेंगे तो वो अपने आप डार्क ग्रीन कलर की शो होने लग जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं, लेकिन दूसरी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हमें पुरानी फॉर्मेटिंग हटानी होगी। इसके लिए आप सिर्फ इस मेन्यू को खोलिए और क्लियर रूल्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लियर रूल्स में दो चीज़ें दे रखी हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। अगर आप चाहते हैं कि आप सेलेक्टेड सेल्स में से ही इस रूल को जो हमने अभी अप्लाई किया है उसे हटाना है तो आप सेलेक्टेड सेल्स का यूज़ कीजिए, अन्यथा आप एंटायर शीट को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने सेलेक्टेड सेल में यूज़ किया है तो इसको हम क्लिक कर देंगे। ये पुराना वाला रूल हमारा हट जाएगा जो हमने 100 से ऊपर के लिए लगाया था। अब हम चाहते हैं कि इसमें वो सेल्स हमें दिखाई दें जिनकी वैल्यू 50 से या 30 से कम है। तो हमने यहाँ पर 30 लगा दिया। 30 से कम वैल्यू वाले इसमें काफ़ी सारे सेल्स हैं, वो 1 सेकेंड में हमें नज़र आ गए कि ये सारे सेल्स 30 से कम वैल्यू वाले हैं। हम चाहते हैं कि वो सेल हमें दिखाई दें जो 10 से कम वैल्यू वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 10 टाइप किया और 10 से छोटी वैल्यू वाले जितने भी सेल हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से उसका रंग और टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और फॉर्मेटिंग सीखेंगे। इस रूल को हम क्लियर कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो संख्याएं हम देंगे और उसके बीच की नंबर्स को हम पता करेंगे। हम बिटवीन, तो हम यहाँ पहले वाले में डालेंगे 30 और एंड 50। आप देखेंगे 30 से 50 नंबर के बीच की जितनी भी वैल्यू हैं वो यहाँ पर हाईलाइट होने लगी हैं। फॉर्मेट सेल दैट आर बिटवीन। तो सेल फॉर्मेटिंग हमारे लिए इतना यूज़फुल है, ये हमें 1 सेकेंड में बता देता है कि हमने जो भी डिजिट या नंबर टाइप किए हैं उनको हम कैसे छांटें। बड़े आराम से आप उन चीज़ों को छांट सकते हैं। अभी हमें पता करना है कि हमारे
इस टेबल में कितनी वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं। तो सिर्फ आप डुप्लीकेट वैल्यू पर जाइए और क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये सारी वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं, सिर्फ 95, 84 और 102 ये वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है। अब यहाँ पर आपको पता करना है कि कितनी वैल्यू यूनिक है, यानी कि कितने नंबर ऐसे हैं जो केवल पहली बार जिनका यूज़ हुआ है। तो यूनिक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर केवल 3 नंबर ऐसे हैं जिनका एक ही बार यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हमें बड़े आराम से पता लग जाएगा कि कितनी वैल्यू हमारी यूनिक है। ये है कंडीशनल सेल्फ फॉर्मेटिंग। इसका यूज़ आप ऑफिस में, घर में या अपने स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बनाने में बड़े आराम से कर सकते हैं। मानिए आपकी क्लास के कुछ बच्चे हैं और आपने उनका रिज़ल्ट तैयार किया है। आपको पता करना है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 95 से ऊपर आए हैं। तो बस उस टेबल को सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल सेल्फ फॉर्मेटिंग लगाइए और ग्रेटर देन 95 कर दीजिए। तो जितने बच्चों के 95 से ऊपर नंबर आए होंगे वो आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इसके और भी कई सारे यूज़ हैं, आप करके देखिए। अगर कोई समस्या आए तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अगर वीडियो आपका अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज हम सीखेंगे एक्सेल के स्टेटस बार के बारे में। स्टेटस बार यानी ये जो छोटी सी पट्टी आपको नीचे दिखाई दे रही है, ये है तो बहुत छोटी लेकिन उसके साथ साथ बड़े कमाल की भी है। यहाँ आपको एक्सेल की काफ़ी सारी जानकारियाँ, एक्सेल शीट की काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप बिना फार्मूले के भी अपनी जो टेबल है उसका सम देख सकते हैं। ये एक तरीके से कर भी सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे जान लेते हैं, और इसकी और विशेषताएं भी जान लेते हैं। यहाँ से इस कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये आपको यहाँ पर एक प्लस और माइनस का निशान दिखाई दे रहा होगा। प्लस को दबाने पर आपकी जो एक्सेल शीट है वो जूम हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके जो सेल्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं तो आप उनको जूम करके पढ़ने लायक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी बड़े हैं तो यहाँ से जूम आउट का बटन दबाइए, ये सेल्स आपके मुताबिक हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर 3 व्यू दे रखे हैं। ये नॉर्मल व्यू है जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये पेज लेआउट व्यू है। पेज लेआउट व्यू यानी जो आपकी शीट प्रिंटर से प्रिंट होगी उस समय जो व्यू होगा, उस समय जो प्रिंट निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। इसके बाद में एक व्यू और भी है, ये है पेज ब्रेक व्यू। यानी कि यहाँ पर आपके जो आपने मटेरियल इसमें टाइप किया है उसके अलावा और कुछ भी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, और वो कितने पेज पे जगह गिरता है उसके हिसाब से यहाँ पर एक व्यू तैयार हो जाता है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर एक ये आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है, ये एक पेज है और इसके बराबर में एक दूसरा पेज है। हम अपने ये है पेज ब्रेक व्यू। हम नॉर्मल मोड पे दोबारा टिक कर लेते हैं। अब बारी आती है इसकी और सारी चीज़ों की। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल तैयार कर रखी है जिसमें कि 3 कॉलम है। अब मुझे फार्मूला तो नहीं आता है, सॉरी मुझे तो आता है लेकिन अभी हमने आपको बताया नहीं है। लेकिन हम बिना फार्मूला जाने भी, बिना सम फार्मूला जाने भी इस टेबल का टोटल कर सकते हैं। वो कैसे? वो टोटल आपको यहाँ स्टेटस बार में दिखाई देगा। देखिए सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपकी टेबल से रिलेटेड दिखाई दे जाएगी, जैसे सम, मैक्सिमम, मिनिमम, न्यूमेरिकल काउंट, काउंट और एवरेज। अब ये सारी चीज़ क्या है, आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया। सबसे पहले जो सम है यानी कि टोटल सम ऑफ सेलेक्टेड सेल्स, जो आपने सेल सेलेक्ट कर रखे हैं वो उन सभी का टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। अब इन सेल्स में जो सबसे बड़ी संख्या है या जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इन सभी सेल्स में सबसे बड़ा नंबर है 92, और इन सेल्स में जो सबसे छोटा नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल काउंट। न्यूमेरिकल काउंट क्या होता है, इस जो सेलेक्टेड एरिया है उसमें जितने भी नंबर होंगे उनका काउंट वो यहाँ पे दिखाएगा। इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है, सारे नंबर्स हैं। तो न्यूमेरिकल काउंट की वैल्यू भी 5 होती है, और काउंट की वैल्यू काउंट होता है आपके टोटल सेल्स जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, और उसमें आपने कुछ टाइप कर रखा है तो वो टोटल काउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये न्यूमेरिकल काउंट और ये काउंट अलग अलग क्या है, तो इसमें हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे
राम टाइप कर दिया। आप दोबारा सेलेक्ट करके देखते हैं तो आपके काउंट तो 5 हो गए, लेकिन न्यूमेरिकल काउंट 4 है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने जो नंबर टाइप कर रखे हैं वो 4 हैं, लेकिन टोटल जो सेल हैं जिनमें आपने डेटा टाइप कर रखा है वो 5 हैं। अगर यहाँ पे डेटा नहीं होता, हमने मानिए 6 सेल टाइप कर लिए या 7 सेल सेलेक्ट कर लिए, तो भी ये काउंट वैल्यू यहाँ पर 5 ही दिखाता, क्योंकि हमने सेल्स में जिन सेल्स में हमने डेटा टाइप कर रखा है, कुछ भी कंटेंट टाइप कर रखा है, वो केवल 5 सेल ऐसे हैं, तो यहाँ पे काउंट वैल्यू भी 5 दिखाएगी। सिलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अब तीसरी वैल्यू आती है, तीसरी जो इंफॉर्मेशन है वो है एवरेज। आपने जितने भी सेल सेलेक्ट कर रखे हैं उनका एवरेज यानी कि औसत वो यहाँ पर दिखा रहा है 51। इसी तरीके से इन सेल्स का भी आप देख सकते हैं, इन सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। इसका सम आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकल काउंट आ गया, काउंट आ गया और एवरेज आ गया। अगर आप चाहें तो आप सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और एक्सेल सारे सिलेक्शन सेल्स की जितने भी आपने सेल सेलेक्ट कर रखे हैं उन सभी का सम करके आपको बता देगा। मैक्सिमम वैल्यू आपको बता देगा, मिनिमम वैल्यू आपको बता देगा। देखिए इन सभी सेल्स में मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 92 है। न्यूमेरिकल काउंट 14 है और काउंट 15 है। एवरेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है स्टेटस बार की, जिससे आप बिना फॉर्मूला जाने भी सम और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको न दिखाई दे तो आप बस स्टेटस बार पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से ये जो एवरेज, काउंट और जो भी वैल्यू आप यहाँ से हटाना चाहते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन आप हटाना चाहते हैं उसको टिक हटा दीजिए। आशा है आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज हम सीखेंगे एक्सेल में ऑटो फिल लिस्ट कैसे बनाते हैं और कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं। एक्सेल में कई सारे काम अपने आप हो जाते हैं, इजी टू यूज़ होती है, इसलिए इसमें काम करने में मज़ा आता है। आप वर्ड में या किसी और सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई टेबल बनाना हो तो आपको वो सारा टेबल टाइप करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेल में ये विशेषता होती है कि आप कोई भी सीरीज़ इसमें बड़े आराम से बना सकते हैं। बस उसको ये बताना होता है कि आपको उसका पैटर्न क्या चाहिए। जैसे अभी मुझे मानिए 2 की टेबल टाइप करनी हो, तो अगर आप करेंगे तो उसको एक एक करके टाइप करेंगे, लेकिन एक्सेल में सिर्फ उसको पैटर्न बता दीजिए कि यहाँ पे मैंने 2 लिखा, इसके बाद 4 लिखा, तो और इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सिलेक्शन एरिया के बाहर एक छोटा सा ब्लैक हैंडल बना हुआ है। इस पर अपने माउस के कर्सर को ले जाइए। ये कर्सर जब आप इस पर नहीं ले जाएंगे तब तक ये आपको प्लस का बड़ा निशान दिखाई देगा, लेकिन जब आप इस हैंडल पे ले जाएंगे तो एक छोटा सा प्लस बन जाएगा। बस इसको यहाँ से माउस से पकड़ लीजिए और ड्रैग कीजिए। ये जो आपकी सीरीज़ है ये ऑटो फिल होने लग जाएगी और आप इसको जहाँ तक भी ड्रैग करेंगे ये लिस्ट आपकी अपने आप कंप्लीट होती चली जाएगी। चाहें तो आप इसको ऊपर से नीचे ड्रैग कर सकते हैं, अन्यथा इसको दाएं से बाएं भी ड्रैग कर सकते हैं। दाएं से बाएं ड्रैग करने के लिए भी इसको आपको सीरीज़ बताना होगा कि मैं एक सीरीज़ बनाना चाहता हूं जिसमें जो आगे नंबर आते जाएं उसमें 2 प्लस होता जाए। ये देखिए यहाँ मैंने इसको बताया कि यहाँ मुझे आगे के नंबरों में 2 प्लस ऐड करते चलना है, तो ये अपने आप उसमें 2 ऐड करते चलेगा। आप कहीं तक भी इसको खींच दीजिए। ऐसे ही मुझे यहाँ करना है, मैंने इसको बताया कि मैं आगे के नंबरों में 4 ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको अगला स्टेप बता दिया कि ये मेरा पहला स्टेप है, ये मेरा दूसरा स्टेप है। मैं इसमें 4 अंक को ऐड करता है मुझे, तो ये देखिए उसमें 4 को ऐड करता जाएगा। आप उसको कहीं तक भी खींच दीजिए। इसी तरीके से आप एक साथ कई सारी टेबल्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई 2, 3, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग करके ये बताया कि मुझको 1 प्लस करना है आगे, लेकिन नीचे वाली टेबल में मैंने इन सबको डबल कर दिया। यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 14, 16, 18 और 20। अब ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा काम करेगा एक्सेल। हम सारे कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। हमने इसको बता दिया कि हर कॉलम के नीचे ये उन संख्याओं को डबल करता चले। अब आप देखिए
कि ये सारी सीरीज़ को एक साथ डबल कर देगा और आपकी इतनी लंबी टेबल जो है अपने आप फिल होती चली गई। तो ये फ़ायदा होता है एक्सेल से। इसमें हम और क्या क्या बना सकते हैं, अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर डाला कोई ईयर यानी 2009, अगली सीरीज़ मैंने बनाई 2010। अब मैं चाहता हूँ ये सारी सीरीज़ ऑटो कंप्लीट होती जाए। ये देखिए यहाँ से 9, 10, 2011, 2012। इसी तरीके से आप अगर चाहें, आप कहेंगे ये तो नंबर्स हैं, ये तो हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे आगे लिख दीजिए ईयर 2009 और इसको बता दीजिए कि अब ये मुझे आगे की सीरीज़ कंप्लीट चाहिए। तो वो अपने आप आगे वाले टेक्स्ट को छोड़ के पीछे की लिस्ट को कंप्लीट कर देगा। इसी तरीके से आप कोई भी आइटम का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। जो चीज़ आपको फिक्स रखनी है, ये आगे वाला एरिया यहाँ का फिक्स रहेगा और पीछे वाले नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से महीने का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तो हो गई नंबर्स की बात कि ये नंबर्स को अपने आप आगे बढ़ाता चलता है। लेकिन अगर कोई नाम हो तो वो कैसे काम करेगा? नाम भी एक्सेल में पहले से दिए गए होते हैं। ये ऑटोमेटिक लिस्ट जो होती है वो एक्सेल में पहले से दी गई होती है। जैसे यहाँ पर आप डालेंगे संडे, तो एक्सेल को पहले से ये लिस्ट पता है कि संडे के बाद मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी और दोबारा से संडे आ जाएगा। ये लिस्ट एक्सेल ने कैसे बनाई? ये लिस्ट बनाई एक्सेल ने अपनी कस्टम लिस्ट से। ये कस्टम लिस्ट आप भी अपनी बना सकते हैं। अगर आप को कहीं पर ये लिस्ट बार बार यूज़ करनी होती है, जहाँ पर आपको दिनों के नाम, महीनों के नाम या कोई ख़ास पैटर्न पे आपको नाम चाहिए, तो आप एक्सेल में कस्टम लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो आशा है आज का आप सीख गए होंगे कि इसमें एक्सेल में ऑटो फिल लिस्ट कैसे बनाते हैं और कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं। आगे हम इसमें थोड़ा सा और कुछ भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज हम सीखेंगे एक्सेल के दो और पावरफुल टूल्स के बारे में, फ्रीज पेंस और स्प्लिट। मान लीजिए आपने कोई काफ़ी लंबी चौड़ी टेबल एक्सेल में बनाई हुई है, जिसको कि काफ़ी स्क्रॉल करना पड़ता है। यहाँ ऊपर हमने कुछ हेडिंग्स डाले हुए हैं और यहाँ साइड में भी हमने हेडिंग्स डाले हुए हैं। लेकिन जब हम इस टेबल को स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाले जो हमने कॉलमों में जो नाम डाले हैं, जो हेडिंग्स डाले हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। और जब टेबल काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है तो वो हमें दिखाई नहीं देते। अब मानिए हमें यहाँ पर डेटा एंटर करना है अगस्त का, लेकिन जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो आपको यही नहीं पता है कि कौन सा कॉलम अगस्त का है, या ये साइड में हमने जो वर्ष डाले हुए हैं यानी साल जो डाले हुए हैं वो भी आपको नहीं पता लग रहे हैं कि ये जो इस साइड में जितनी भी रॉ हैं, ये रॉ है, ये जो रॉ है ये किस साल की है, या ये जो कॉलम है वो कौन से महीने का है। तो इसके लिए एक बड़ा ही पावरफुल टूल एक्सेल में दिया हुआ है जिसका नाम है फ्रीज पेंस। ये आपको व्यू टैब में दिखाई दे जाएगा। बस जिस भी कॉलम को आपको फ्रीज करना है उसके नीचे वाले पूरे रॉ को सेलेक्ट कीजिए और फ्रीज पेंस में जाके इसको क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, अब मैं इसमें कितना भी नीचे चला जाऊं, ये वाले जो आपके दोनों जो रॉ हैं 1 और 2 वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो रॉ हैं वो आपके फ्रीज हो चुके हैं। इसी तरीके से ये जो साइड वाला कॉलम है, आपका पहला जो कॉलम है ए, आप इसको अगर फ्रीज करना चाहते हैं तो बस बी को सेलेक्ट कीजिए और इसको फ्रीज कर दीजिए। अब देखिए, सॉरी ये हुआ नहीं, हमें यहाँ पे करना है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ये देखिए, यह फ्रीज हो जाएगा। ये देखिए, अब आप कितने भी लास्ट में चले जाइए ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। इसी तरीके से ये ऊपर वाले को भी आप फ्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपने सीखा कि हम अपनी टेबल के
रॉ और कॉलम को किस तरीके से अपने यूज़ के हिसाब से फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये टॉप रॉ को ही फ्रीज़ कर पाएंगे। आप अगर यहाँ पर भी 33 नंबर वाली या 4 नंबर वाली या 6 नंबर तक इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो बस 7 नंबर वाली रॉ पे क्लिक कीजिए और फ्रीज़ कर दीजिए। पहले हमारे ये जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाली रॉ है वो पहले से फ्रीज़ है। इसको अनफ्रीज़ करने के लिए यहाँ पर जाइए और इसको अनफ्रीज़ पेंस कर दीजिए, ये अनफ्रीज़ हो जाएंगे और फिर आप कहीं से भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप केवल टॉप रॉ को ही फ्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनके लिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रीज़ टॉप रॉ और फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम, यानी ये फर्स्ट कॉलम और ये टॉप रॉ। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है स्प्लिट। स्प्लिट क्या है? आप एक बार में चेक करना चाहते हैं कि आपने जो सबसे लास्ट वाला जो हमारा रॉ है 2015 और 1971 में आपने कोई सेम वैल्यू लिखी है या उन दोनों वैल्यू को एक साथ चेक करना चाहते हैं। आपको पूरी जो टेबल है वो आपको स्क्रॉल करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप स्प्लिट का यूज़ करेंगे, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, जब आप स्प्लिट का यूज़ करेंगे तो आपकी पूरी शीट कई भागों में विभाजित हो जाएगी। अब आप यहाँ पर ऊपर भी आपको वही चीज़ दिख रही है और नीचे भी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर एक कमाल है कि आप नीचे वाले को भी अलग स्क्रॉल कर सकते हैं और ऊपर वाली जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, जो हिस्सा इसका दिखाई दे रहा है, जो भी हमने काटा है, इसको भी आप अलग से स्क्रॉल कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली रॉ को भी देख रहा हूँ और सबसे लास्ट वाली रॉ को भी देख रहा हूँ। इसी तरीके से आप साइड में भी इसको स्क्रॉल करा सकते हैं, अपनी सारी टेबल को बड़े आराम से चारों कोनों से एक साथ दे सकते हैं, जबकि ये टेबल काफ़ी लंबी चौड़ी है। अब जो हमने एरिया स्प्लिट किए हैं उनको आप अपने हिसाब से घटाया बढ़ा भी सकते हैं। जिस भी पार्टीशन को आपको हटाना है उसको पकड़ के साइड में खिसका दीजिए। अब आपके पास केवल, आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।